नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुद्दे पर। राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो दरार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट कहीं बगावत न कर जाए और इसका जो खामियाजा है वो अशोक गहलोत को अपनी सरकार को गिरा करके चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी संकट बनता जा रहा है। जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो है तालमेल बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक आपको बैठता हुआ नजर नहीं आएगा। बीते समय जब जिस तरीके से 2020 में सरकार का गठन होना था और लगातार सचिन पायलट जो है अपनी नाराजगी जो है पार्टी के सामने जाहिर कर रहे थे, फिर भी पार्टी उनको किसी तरीके से मनाकर अब तक तो अपने साथ रखी है। लेकिन आने वाले समय में क्या सचिन पायलट उस बात पर कायम रह पाएंगे? जिस तरीके से सचिन पायलट को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है राजस्थान की राजनीति में, उससे क्या समझते हैं आप कि क्या सचिन पायलट उस बात को समझते हुए पार्टी के लिए अपने काम को बरकरार रखेंगे? इसी खास मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फरहान सर। मैं उनसे 2-4 सवाल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा राजस्थान की राजनीति की बारीकी को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपने सियासी पलड़े को भारी दिखाने के लिए अभी से बयानबाजी शुरू कर दी है। जिस तरीके से 2023 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के सचिन पायलट ने कहा कि हम सरकार को रिपीट कर सकते हैं और राजस्थान की जो एक परंपरा रही है किसी सरकार को रिपीट ना करने की बीते 25 सालों से, उसको हम बदल कर रख सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि उनके दावे में कितनी सच्चाई होगी? देखिए, एक दौर था जब सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर मानेसर पहुंच गए थे और लग रहा था कि पार्टी अब गिर जाएगी। सचिन पायलट बागी हो चुके हैं, लेकिन वे वापस आते हैं। लेकिन मौजूदा समय में सचिन पायलट ने कुछ ऐसा करके दिखाया और राहुल गांधी के कुछ ऐसे बयान कि उनके बयानों को सुनने के बाद और सचिन पायलट की जो क्रिया थी वह देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट बागी हो सकते हैं। अब जैसे कि जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की तो अहम नेता जो थे वह सचिन पायलट ही थे, जो जोर तोड़ प्रदर्शन कर रहे थे। सचिन पायलट का इतना रौद्र रूप कभी नहीं देखा गया, आज तक तो मैंने नहीं देखा। तो एक रौद्र रूप में सचिन पायलट नजर आए, लग रहा था कि पार्टी के लिए जान न्यौछावर करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो उसके बाद राहुल गांधी ने जो शब्द कहे वह मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के कानों में भी गूंज रहे होंगे। जब राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे ईडी ने पूछा कि इतना संयम आप कहां से लाते हैं, तो मैंने कहा मैंने अपने लोगों से सीखा, सचिन पायलट को देख ले। तो यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह एक संदेश दे दिया था स्वयं सचिन पायलट को और राजस्थान की जनता को एवं देश भर की जनता को, जिसको लग रहा था कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होने वाला है। तो यह बदलाव मुझे लगता है राजस्थान की जनता भी समझ गई होगी और खुद सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी समझ गए होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सचिन पायलट को लेकर के जो उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे, इसकी वजह से क्या अशोक गहलोत के मन में किसी तरह की खटक हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस में अगर राजस्थान में आप देखते हैं तो अशोक गहलोत के बाद अगर कोई बड़ा और एक सीनियर लीडर देखने को मिलता है तो वो सचिन पायलट के रूप में मिल सकता है। तो क्या लगता है कि आपको अशोक गहलोत सचिन पायलट की कद को बढ़ते हुए देखकर कहीं अपने आप को छोटा महसूस कर रहे होंगे? और जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट को लेकर के निकम्मा वाला बयान दिया था, उस पर हालांकि सचिन पायलट ने पलटवार भी किया लेकिन उस तरीके से नहीं किया। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अशोक गहलोत एक वरिष्ठ नेता है और अब उनका जो दौर था वह जा रहा है। और देखिए, किसी भी पार्टी का वरिष्ठ नेता को या किसी भी पार्टी को यदि सीख लेनी हो तो वह भारतीय जनता पार्टी से सीखे कि कितने वरिष्ठ नेता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और भी तमाम नेता थे। और जहां कद्दावर नेताओं की बात की जाए तो नितिन गडकरी भी कम मशहूर नहीं थे जनता के बीच। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए सामने लाया गया तो किसी में रोष नहीं था। देखिए, अशोक गहलोत को मौके दिए गए अब, लेकिन उनका दौर जा रहा है। देखिए, नए चेहरों को मौका देने की आवश्यकता है। यही गलती कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कर गए मध्य प्रदेश में। देखिए, भले ही कमलनाथ सरकार में थे
लेकिन कमलनाथ के बाद कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही याद किया जाता। लेकिन एक जल्दबाजी की उन्होंने, और जिस तरह से बागी हो गए और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, अपनी विपक्षी विचारधारा की पार्टी में, जहां एक तरफ वो बड़े बड़े बयान देते थे कि टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, और उसी पार्टी में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे ऑफर को लात मारी है जो सचिन पायलट को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जितना सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिल रहा था। तो यह बात वक्त रहते सचिन पायलट समझ चुके थे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मौजूदा आगामी विधानसभा चुनाव होंगे राजस्थान में, वहां सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने लाया जाएगा। और यदि अशोक गहलोत इस बात से खफा हो जाते हैं तो यह उनकी कमी है, फिर उनको एक पार्टी का सदस्य नहीं माना जाएगा, बल्कि हम उनको महत्वाकांक्षी कहेंगे कि पद नहीं मिला तो पार्टी से नाराज हो गए, पद मिल गया तो पार्टी हमारी है, हम पार्टी के लिए हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की जो विडंबना रही है वो यही रही है कि वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं वो लगातार अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, और वो गद्दी छोड़ करके जो नए लीडर, जो नवयुवक है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा। यही कारण रहा कि बहुत सारे ऐसे लीडर थे कांग्रेस के, चाहे आप यूपी की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, लगातार वो जो नवयुवक लीडर थे, जो नौजवान थे, वो किसी न किसी तरीके से असंतोष जतलाते हुए वो पार्टी से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें हम राजस्थान की राजनीति में, आपने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, तो क्या ये दोहराया जा सकता है? क्योंकि भाजपा लगातार मिशन लोटस का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, यदि ये दोहराया जाएगा तो यहाँ भी कांग्रेस की ही कमी होगी। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सीखें, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी से उन्हें सीखना होगा। जो कार्यकारिणी बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर छुटवैया नेता भी होते हैं कि जिनका आप नाम भी नहीं जानते हैं, और बैठकर वहाँ एक रणनीति बनाई जाती है। लेकिन इसी के विपक्ष कांग्रेस में क्या होता है कि कुछ सीनियर लीडर्स होते हैं, छोटे नेताओं को बुलाया भी नहीं जाता। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ कि मैंने ये आंखों से देखा है तो बता रहा हूँ। देखिए, यही दुख था हार्दिक पटेल के भीतर, उन्होंने इस दुख को जाहिर भी किया और पार्टी को छोड़ दिया। यही कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो अहम बैठकें होती हैं वहां तो इन छोटे नेताओं को बुलाया ही नहीं जाता। कार्यकारिणी बैठक मात्र औपचारिकताएं ही होती हैं, और देखिए, औपचारिकताओं से पार्टी की रणनीति नहीं बनाई जाती है, बल्कि रणनीति बनाने के लिए सभी नेताओं को बुलाया जाता है, जिससे उन्हें यह संतोष हो सके कि हम भी पार्टी की एक अहम कड़ी है। भले ही आज हम मुख्यमंत्री पद के दावेदारी नहीं जता पाए हैं, हम दावेदार नहीं हैं, लेकिन पार्टी हमसे पूछकर ही नियम बना रही है, कम से कम इतना तो भरोसा दिलाना चाहिए। लेकिन जब आप बैठकों में ही नहीं बुलाएंगे तो नेताओं को यह लगने लगता है कि यूज एंड थ्रो, हमारा प्रयोग करते हैं, चुनाव जब चलते हैं तो हमसे कुर्सियां लगवाते हैं, जनता को बुलाते हैं और बाद में हमें उठाकर फेंक देते हैं। तो यहाँ कांग्रेस की कमी है। भारतीय जनता पार्टी से सीखे और कार्यकारिणी बैठकों को सही से करना जारी करें। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार जो नौजवान लीडर है उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जा रहा है, और इसी कारणवश हार्दिक पटेल जैसा बड़ा नेता, जो पटेलों का एक बड़ा नेता गुजरात की राजनीति में उभर कर सामने आया था, और उससे कांग्रेस को जो है गुजरात में बड़ा फायदा भी मिल सकता था आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी की वजह से उन्होंने हार्दिक पटेल जैसा नेता गुजरात की राजनीति में खो दिया है। तो ये थी एक खास कार्यक्रम में हमारे साथ फरहान सर ने अपनी बात रखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।